नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। साल 2024 चुनावी है। लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव इसी साल होने हैं। लिहाजा सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं और सभी की ओर से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल कांग्रेस को लेकर है कि आखिर 2024 में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर कैसे देगी, क्योंकि अभी तक संगठन का गठन नहीं हुआ है, गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। ये बात अलग है कि नेता गुटबाजी से इनकार करते हैं, लेकिन रैली और जनसभाएं हर जगह की तस्वीरों को कुछ अलग तरह से बयां करती हैं। इसमें 9 जुलाई को भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है। इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र हुड्डा करने वाले हैं। किरण चौधरी से इस कार्यक्रम को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम तो बहुत होते हैं। कुमारी सैलजा भी बिना नाम लिए हुड्डा की घोषणाओं के ऊपर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। तो सवाल यह है कि जो गुटबाजी है इससे कैसे कांग्रेस पार्टी बाहर निकलेगी और कैसे 24 की इस जंग में वो आगे आएगी। ये हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा रहा है। घोषणाओं की बात है, तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। कहीं कैंडिडेट की घोषणा हो जाती हैं, कहीं कुछ और घोषणा हो जाती हैं, कल को मैं भी करने लग जाऊं। लेकिन पार्टी में एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बने उसमें चाहे आपका सुझाव है, चाहे उनका सुझाव है, चाहे मेरा सुझाव है, चाहे हमारे किसी भी साथी का या जन का कोई सुझाव, सभी सुझावों को लिया जाएगा। अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो इनके सुझाव सब बीच में मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तब करेंगे उसको। तो इस तरह की बात देखो, अब मैं जिम्मेवार लोग हैं। मैं क्या कहूंगी, बतेरी रैलियां होती हैं, आएंगे जाएंगे। जिन्होंने भिवानी के लिए क्या कुछ करा है वो तो सारी जनता जानती है। मैं क्या कहूंगी, बतेरी रैलियां होती हैं, आएंगे जाएंगे। जिन्होंने भिवानी के लिए क्या कुछ करा है वो तो सारी जनता जानती है। बीजेपी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, पहले कांग्रेस पार्टी के नेता एक मंच पर आए, कोई पर भारी बैठक बुलाते हैं तो एक गुट के जाते हैं। कोई नहीं, कोई गुट नहीं, बाजी नहीं, कांग्रेस सब एक कांग्रेस और लोग मन बना चुके हैं। छत्तीस बिरादरी अब की बार 24 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस का जो फैसले हैं वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधायक दल मिलकर के लेता है। वो हमारे फैसले वो सारे घोषणा पत्र में होंगे। जो घोषणा है वो बिल्कुल यथावत है। कोई अलग पीसीसी में उन्होंने प्रेस वार्ता की है और सारे वो जो बेरोजगारी से जो संबंधित जो मुद्दे हैं, युवाओं की जो व्यथा है वो उन्होंने व्यक्त की है। उसको हम भी सब जगह उसको कह रहे हैं। उन्होंने भी उसमें कई खुलासे अच्छे किए हैं। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ तो गुटबाजी से लगातार आप देखते हैं कि इनकार किया जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि नहीं, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है या जिस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उससे तो यह साफ दिख रहा है, क्योंकि सवाल बिल्कुल सीधा पूछा गया। किरण चौधरी से पूछा गया, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, भूपेंद्र हुड्डा उदयभान पहुंच रहे हैं, वहां पे कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, रैली हो रही है। उन्होंने कहा इस तरह की रैलियां बहुत होती हैं, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लेकिन भिवानी के लिए किसने क्या किया है ये सब जानते हैं। अब इसके मायने आप अपने आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ आज कुमारी सैलजा से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी जो घोषणाएं हो रही हैं इस समय रैलियों के अंदर उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर यह डिसाइड होगा कि आखिर आप क्या प्रदेश की जनता को वादा करने वाले हैं। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सोच समझ के बयान देने चाहिए। अब इस तरह की बातें कुमारी सैलजा भी कहती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर के मंच पर जरूर कुछ कहा जाता है। आप ये देखते हैं कि तमाम तरह के जो तर्क हैं वो दिए जाते हैं कि किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन जो है वो स्पष्ट दिख रहा है, वो कैमरों पर भी दिख रहा है, उसके माध्यम से जनता भी देख रही है। जो बयानबाजियां हो रही हैं उसके अपने निहितार्थ हैं, उसके अपने मायने हैं। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा यह है कि 2024 में, क्योंकि सभी दावा कर रहे हैं कि वो सत्ता में इस बार आ रहे हैं, जो विपक्ष में है वो कह रहे हैं वो सत्ता में आने वाले हैं, जो पक्ष में है, जो सरकार चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो सत्ता में वापसी करेंगे, दोबारा से वो सरकार बनाएंगे। इन सब दावों के बीच में महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि एक तो आपसी जो गुटबाजी है उससे कैसे कांग्रेस बाहर निकलेगी, और दूसरा सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि रणनीति क्या रहेगी, कैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगी ये पार्टियां। और पार्टियां चूंकि और भी आप देख रहे हैं सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, तो उन दावों को भी आज किस तरीके से हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल यह है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस बार भी 24 के अंदर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस बराबर यह दावा कर रही है कि इस बार प्रदेश की सत्ता में वो वापसी करने वाली है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, एक तो संगठन को लेकर के जो स्थिति अभी तक है,
हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही संगठन का गठन होगा, जल्द ही संगठन का निर्माण होगा। एक तरफ संगठन नहीं है, दूसरी तरफ जो गुटबाजी है वो अपने स्तर पर है। अब यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस तरह की ये बयानबाजियां हो रही हैं पार्टी नेताओं के द्वारा, उसके मायने भी क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो नसीहत एक दूसरे को दी जा रही है, संगठन बन नहीं रहा है। 24 में बीजेपी को कैसे कांग्रेस टक्कर देगी, और जो दावे किए जा रहे हैं कि सत्ता में वापसी हो रही है वो कैसे होगी, यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि पार्टियां हैं, अपने अपने स्तर पर तैयारियां करती हैं, अपने अपने दावे करती हैं। वही इस समय स्थिति आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर है, क्योंकि 24 में दोनों ही चुनाव होने हैं। लोकसभा का भी चुनाव होना है, विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो इसलिए ये जो साल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ इस समय लगी हुई हैं और अपनी अपनी तरह से जनता के बीच में जाकर के जनता को बताने की, जनता को लुभाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन जो बयानबाजियां हो रही हैं वो इससे इतर बिल्कुल साफ दिख रही हैं, और ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपस में भी आप देखिए किस तरीके के जो मतभेद हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। और इसी गुटबाजी को लेकर के लगातार आप देखते हैं प्रदेश के अंदर चर्चा होती रहती है। और अभी भी चूंकि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए एक बार फिर से गुटबाजी को लेकर के ये चर्चाएं हैं। अब इसको किस तरह से कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का संगठन साधता है ये देखना महत्वपूर्ण है। चूंकि टिकट को लेकर के भी आपने देखा है कि अहम बातें कहीं कहीं किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के टिकट को लेकर के कह रही थी, तो उदय भान ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसका एक प्रक्रिया है, उसके एक तरीका है, इस तरह से कोई जो टिकट की दावेदारी है वो नहीं कर सकता है, ये भी कमेटी डिसाइड करेगी। तो रैली को लेकर के किरण चौधरी तंज कस रही थी, और जो घोषणाएं हो रही हैं उसको लेकर के कुमारी सलजा कर रही हैं कि मैनिफेस्टो कमेटी इसको निर्धारित करेगी कि क्या वायदे आपको करने हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस सारी चीज़ों को समझें। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता एक साथ हैं। तो अब अगर सब साथ हैं तो ये अलग अलग जो बयान हैं, जो अलग अलग बयानबाजियां हैं, उनके मायने क्या हैं। तो 2024 में निश्चित तौर पर जंग इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जनता के बीच में वो जा रहा है, जनता उनको अपना समर्थन दे रही है। सत्ता पक्ष का कहना यह है कि इस बार उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर वो जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में पार्टी के अंदर अंदरूनी तरफ या अंदरूनी जो बातें चल रही हैं या जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं उसके मायने क्या हैं, ये आज हम समझेंगे। आज की बहस के कुछ सवाल हैं, पहले उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सवाल यह है कि गुटबाजी से इनकार है तो ये जो बयानबाजियां हो रही हैं उसके मायने क्या हैं। दूसरा सवाल ये है कि एक दूसरे को नसीहत है, लेकिन संगठन का गठन कैसे करेंगे, ये भी अहम सवाल है। और चूंकि जो बयानबाजियां या जिस तरह की नसीहतें एक दूसरे को दे रहे हैं ये समझना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि 2024 में बीजेपी को कांग्रेस किस तरह से टक्कर देगी, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी रणनीति क्या है, आज ये भी हम समझेंगे। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं और आज के इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं हालांकि उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। अब कांग्रेस के गेस्ट होंगे, मैं उनसे वो सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन जो बात बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार सत्ता में वापसी करने वाले हैं, हर वर्ग आप लोगों से दुखी है, परेशान है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इसको आज भी कहा जा रहा था। ये जो सारी बातें या जो सारे बयान दिए जा रहे हैं या जिस तरह से जनता के बीच कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, इसको किस तरीके से काउंटर करेंगे आप लोग? और बेरोजगारी अगर एक बड़ा विषय है तो उसको कैसे आप लोग देखते हैं फिर? वीरेंद्र चौहान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, वीरेंद्र चौहान जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, मैं दोबारा से उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अजय गुलिया जी का मैं रुख कर लेता हूं तब तक। गुलिया जी, अभी हम लोग सुन रहे थे और अभय चौटाला जी तो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि क्या हुआ आपका जो 75% आपने आरक्षण की बात कही थी कि 75% युवाओं को आप देंगे यहां पर नौकरी, और दूसरा ये 5100 पेंशन का क्या हुआ? जनता आपसे पूछ रही है, कैसे देखते हैं इन बयानों को आप? हेलो जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आप तक? जी जी गुलिया जी, एक बार आप अपना सवाल दोहरा देंगे कृपया जी। करके, मैं गुलिया आपकी आवाज जी। नहीं सुन पाया। हाँ। अभय चौटाला जी नहीं। अभी कह रहे थे अपनी पदयात्रा के दौरान कि 75% जो आपने कहा कि आप आरक्षण देने वाले हैं उसका क्या हुआ, 5100 पेंशन जो आपने वादा किया था उनका क्या हुआ? जनता ये जवाब मांग रही है आपसे। ये देखिए, मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम किसी का बुरा चाहने वाले लोग नहीं हैं।
ये पहले से नियम कानून में तय था जब ये इसको लेकर के आए हम 75% के लिए कि जो पुराने उद्योग चल रहे हैं उनमें जो यथास्थिति बनी रहेगी, जो लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, लेकिन नई नौकरियां चाहे पुरानों में भी और नयों में भी जो नए उद्योग हरियाणा में लग रहे हैं उनके अंदर 75% जो एक तय सीमा है उसके अंदर हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा के डोमिसाइल के बच्चों को उसमें नौकरी मिलेगी। ये कानून हम लेकर के आए, तो इसका तो मैं स्टेटस क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी बात देखिए, मैं दूसरी चीज एक चीज स्पष्ट कर दूं। नहीं, मैं दोबारा लीव करके कर लेता कि हूँ। मैंने सोचा ये जो 5100 पेंशन की बात करते हैं, जो 5100 पेंशन पर सवाल उठाते हैं, पीछे 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही तो 700 रुपए पेंशन बढ़ी। हम लोगों ने 3 साल के अंदर कितनी बढ़ा दी? 3.5 साल के अंदर। लीव करके आ जाऊं दोबारा? ये सब सोचने की बात है। और मैं एक चीज और कहता हूँ, देखिए हमारी गठबंधन की सरकार है, लेकिन मैं एक चीज और जरूर आपके टीवी चैनल पर कह देना चाहता हूँ कि जब चुनावी वर्ष में जाएंगे, जब चुनाव में जाएंगे 2024 में, तो लगभग पेंशन हमारी 5100 होगी। और इसका हमारी तरफ से दुष्यंत जी भी स्पष्ट कर चुके हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी मंशा इसको 5100 करने की है, लेकिन गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती है। तो लेकिन इसको लगभग 5100 करेंगे। क्या आज किसान के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं? इससे किसान को लाभ होगा कि नहीं होगा? आज 50% आबादी को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला महिलाओं को, इससे लाभ होगा कि नहीं होगा? क्या 8% बीसी को आरक्षण मिला? मैं गर्व के साथ एक चीज कह सकता हूँ, देखिए कुछ परेशानियां भी आती हैं। हम ये चीज आपके टीवी चैनल पर बैठ के दावा कर दें कि हमारा सिस्टम सबसे बेहतर है, ऐसा नहीं है। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। और देखिए, ठीक है गुलिया साहब, देखिए उसकी टेक्निकलिटीज जो आप बता रहे हैं वो मुझे भी पता है और हम लोग कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि जनता से आपने जो 2 बड़े वादे किए थे वो दोनों ही ग्राउंड पर तो हो नहीं पाए। चाहे एक कोर्ट में चला गया हो या दूसरा आप कहते हैं कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं, ये दोनों ही विषय जनता को कन्विंस आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये 2 आपके सबसे बड़े वादे थे। गुलिया जी। नहीं देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूँ, वो दूसरा जो 75% वाला है, सारी क्लियरेंस उस पर आ गई है, वो जल्दी लागू होगा। और दूसरी चीज मैं एक चीज और कह दूं कि 5100, देखिए कोई छात्र कक्षा में 100 में से 100 नंबर सबके नहीं आते। जो 80 नंबर लेके आता है, 90 नंबर लेके आता है, वो छात्र भी मेधावी छात्र होता है। जो हमने वादा किया, देखिए हम पहले ऐसा राजनीतिक दल होंगे, क्योंकि हम आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी हैं, हम पहले ऐसे राजनीतिक दल होंगे जो अपना पिछला मैनिफेस्टो लेकर के अगले चुनाव में जाएंगे और ये कहेंगे कि ये वादे लोग हमने हरियाणा प्रदेश की जनता से किए थे। दुष्यंत जी को नेतृत्व देने के लिए लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, 18% वोटें दी, 10 सीटें हमारी आई। हम लोगों ने इतना काम कर दिया, ये हमारी सोच थी। 10 सीटों के होने के बावजूद भी हम इतना काम किया आपके बीच में, आप हमें मौका दें। ये तय करने का अधिकार तो फिर भी जनता का है कि हम हमारे वो 80% या 90% काम पे मोहर लगाएं कि ना लगाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हरियाणा प्रदेश के युवा, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्ग इस बात को जरूर सोचेंगे कि एक युवा साथी को उन्होंने 10 सीटें दी थी, उन्होंने इतना काम उनके लिए किया, अब उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए। तो देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप कैसा भी काम करें, आप स्वयं को नंबर नहीं दे सकते। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, स्वयं को आप नंबर नहीं दे सकते। नंबर देने का अधिकार जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप छात्र होते हैं तो आपके अध्यापक को होता है, और जब आप राजनीति में होते हो तो आपको नंबर देने का अधिकार लोकतंत्र में लोगों को होता है। अब ये नंबर तो हमें हरियाणा प्रदेश नहीं गुलिया जी, आपकी बात बिल्कुल सही। देखें, नंबर देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन एक छात्र अपना असेसमेंट भी तो करता है ना, मेरा पेपर गया कैसे, या मैं अपेक्षा कितनी करता हूं कि मेरे नंबर आ जाएं। वो अपेक्षा है कुछ, क्योंकि ये तो 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, और अगर वही सवाल सॉल्व ना हो पाए हों तो कैसे बताएंगे कि, और कैसे भरोसा करेंगे कि नहीं कन्विंस कर पाएंगे। नहीं, मैं तो अपनी असेसमेंट आपको बताया कि 80% लाने वाला छात्र भी डिस्टिंक्शन से ऊपर। चलिए ठीक है गुलिया जी, आपने महत्वपूर्ण बात कह दी। आपने ये कहा कि भाई देखिए जनता निर्धारित करेगी और नंबर वही देगी जनता, तो हम लोग इंतजार करते हैं फिर जनता आपको कितने नंबर देती है। वीरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी वीरेंद्र जी, बेरोजगारी को लेकर के लगातार बहुत सवाल उठ रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है, आज भी सवाल बहुत सारे कांग्रेस से भी संबंधित थे, लेकिन अब उनसे जब सवाल ये पूछा जाता है तो उनका कहना यह है कि देखिए प्रदेश के अंदर माहौल ये है कि सत्ता को बदलना है और इसलिए मुद्दे बहुत सारे हैं उनके पास, उसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? देखिए, इसको काउंटर करना बहुत कठिन काम नहीं है। वास्तव में कांग्रेस कुप्रचार के विमान पर सवार होकर 2024 की जंग जीतना चाहती है, जबकि प्रदेश की जनता, प्रदेश के लोग
किसी कुप्रचार में, किसी प्रोपेगेंडा के चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं है। उसका कारण यह है कि तथ्य, आंकड़े और सच्चाई वो लोगों के मुंह पर या यूं कहिए सिर चढ़कर बोलने वाली है। हमने क्या परिवर्तन किया रोजगार के मामले में? हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार और बाद में गठबंधन की सरकार ने एक बात सुनिश्चित की आयुष भाई हरियाणा में, कि हरियाणा में जितनी भी सरकारी नौकरियां लगे वे बगैर खर्ची पर्ची के लगे, किसी को चवन्नी खर्च करनी ना पड़े, किसी की पर्ची ना चले। जाति, जिला और झोला, इस आधार पर 3 ज के आधार पर पूर्व की सरकार, खासतौर पर कांग्रेस की और उससे पिछलों का भी हाल कोई बहुत बेहतर नहीं था, ये हरियाणा में सरकारी नौकरियां बांटा करते थे। हरियाणा में सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज है। उस क्रेज के कारण लोग राजनेताओं, विधायकों, सत्ताधारियों की गुलामी करते घूमते थे, या फिर अपनी डबड़ी, किला, अदवाड़ा, मरला, जो कुछ भी जिसके पास था उसको बेचने के लिए मजबूर हुआ करते थे ताकि इनको नोटों की थैलियां और झोले थमा सकें। मनोहर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि नौकरी हरियाणा में केवल और केवल मेरिट पर मिलेगी। मेरिटोक्रेसी कहते हैं इसे, मेरिट का मान सम्मान कहते हैं। हमने हरियाणा में मेरिट का मान सम्मान बहाल किया। खर्ची पर्ची वाले दलालों को हमने बेरोजगार कर दिया, और फिर भी कुछ लोगों ने अगर दुष्प्रचार करने की कोशिश की, लोगों को ठगने की कोशिश की, तो हमने उनको जेलों में ठोका, किसी को बख्शा नहीं। ये बड़ा भारी परिवर्तन है। फिर एक बड़ा भारी परिवर्तन और किया। कांग्रेस के शासन में जितनी नौकरियां मिली उनका आंकड़ा देख लीजिए, और 8.5 पौने 9 साल में हमने हरियाणा में अब तक जितनी नौकरियां दी उसका आंकड़ा देख लीजिए। कांग्रेस से कम समय में कांग्रेस से 20 हजार अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं तो वर्तमान सरकार ने दी हैं। और जिस दिन हमारे कांग्रेस की तरह 2 टर्म पूरे होंगे साहब, उस दिन हम कांग्रेस की तुलना में 2 गुना नौकरियां दे चुके होंगे। हमने हरियाणा के कई लाख नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वरोजगार की दिशा में चलने के लिए लोन दिए। लोग केवल और केवल नौकरी की तरफ न भागें, वो स्वरोजगार की तरफ भी जाएं। इस दिशा में कदम बढ़ाए तो हमने बढ़ाए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये फर्जी आंकड़ों के सहारे से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आयुष भाई, बीच में कोई बोल रहा है उनको रोकिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं, केवल याद कराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी CMIE नाम की एक एजेंसी के फर्जी आंकड़े उठाकर उन्हें लहरा कर और उन्हें पंखा बनाकर खुद को हवा करना चाहती है और प्रदेश की हवा खराब करना चाहती है। हकीकत यह है कि CMIE नाम की जो संस्था है, जो NGO है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको संचालित करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इनकी मैनिफेस्टो कमेटी के कर्ता धर्ता रहे हैं, और वे लोग हैं जो कांग्रेस के लिए ऑफिशियली प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। अब उन्हीं के आंकड़े, यही बताने वाले, यही गुमराह करने वाले, इतनी सी बात हरियाणा के लोग भी तो समझते हैं। तो हम कांग्रेस के हर प्रोपेगेंडा को आंकड़ों से, तथ्यों से तोड़ेंगे, और इनके द्वारा रचे जा रहे झूठ के चक्रव्यूह को हम उखाड़ फेंकेंगे, उधेड़ देंगे। कांग्रेस को तो, कांग्रेस की हालत तो ये होने वाली है, कांग्रेस के पास फुर्सत आज भी नहीं है। आप देख ही रहे होंगे, कांग्रेस के पास आज अपनी संभाल करने की फुर्सत नहीं है। कांग्रेस नहीं वीरेंद्र जी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज टॉपिक तो बिल्कुल कांग्रेस का ही है, लेकिन अब कांग्रेस के मेहमान थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेंगे। मंडल, सुनिए जी बिल्कुल ठीक है। मैं वीरेंद्र जी आऊंगा। अभी मैं विजय रेड्डू जी का भी रुख कर लेता हूं। रेड्डू साहब, जो बातें आप लोग कहते हैं बार बार, और खासतौर से जेजेपी को लेकर के जो सवाल आप लोग उठाते हैं, मैंने जब गुलिया जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 80 नंबर लाने वाला भी स्टूडेंट, आप उसको ऐसा थोड़ी ना है कि खारिज कर देंगे। 2 मुद्दे या 2 हमारे ऐसे वायदे अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाए तो हम जनता को बताएंगे उसके कारण क्या है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जेजेपी को तो आप लोग गिनते भी नहीं? आपकी सारी रैलियों में मैं सुन रहा हूँ जननायक जनता पार्टी का जनाधार अब नहीं रहा। ये आधार क्या है विजय जी? इस तरह की बातें या बयान क्यों? आयुष जी, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं मानता हूँ 80% में मेरिट आ जाती है, और जो बच्चा 80% ले जाए तो उसको कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बुद्धिमान लड़का है, जिसने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। लेकिन यदि वो 33 से नीचे हो और फिर बताए कि मेरे 80% आ गए, तो उसको बता जनता कैसे स्वीकार करे? सोचने वाली बात ये है आयुष जी, मैंने जैसे ये अभी बोल रहे थे हमारे साथी, तो मैंने इनका 2019 का घोषणा पत्र निकाल लिया इस दौरान ना,
तो अभी देखिए इन्होंने 12 जो घोषणा पत्र की बातें थी वो मैंने अपने सामने निकाल ली हैं। उनमें से कौन सी पूरी हुई वो जरूर बताएं। नंबर 1 थी सहकारी बैंकों का कर्ज माफ करेंगे, किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, ओपीएस नंबर 2 पर था, नहीं हुई। पंजाब के समान वेतनमान देंगे, नहीं हुआ। वर्ग अवस्था पेंशन 5100 रुपए करेंगे, नहीं हुआ। पेंशन आयु 55 और 58 वर्ष करेंगे, पुरुषों की 58, महिलाओं की 55, नहीं हुआ। हरियाणा के लोगों को महत्वपूर्ण पद देंगे, गुजरात के ज्यादा भरे हुए हैं। 11,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं हुआ। एमएसपी के ऊपर 100 रुपए बोनस देंगे, नहीं हुआ। गांव में शराब के ठेके बंद करेंगे, नहीं हुआ। ग्रामीण बच्चों को 10 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, नहीं हुआ। चालान की दरों को कम करेंगे, नहीं हुआ। प्रदेश को ड्रग मुक्त बनाएंगे, नहीं हुआ। तो 80% आए तो नहीं भाई साहब। प्रदेश की जनता सभी समझती है कि किसने कितना प्रश्न हल किए हैं और वो सब जानते हैं। केवल मुद्दा पेंशन और यदि हम इसका ले रहे हैं 2 मुद्दे, तो ये नहीं, कोई भी आरक्षण वाला कोई भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात 75% आरक्षण का ये बार बार दावा करते हैं। देखिए प्रदेश की जनता का मामला, प्रदेश की जनता सब जानती है। एक भी व्यक्ति यदि इस नियम के तहत लगा हो तो बताओ। अब ये कहेंगे कि कोर्ट में मामला है, विचाराधीन है कोर्ट में। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास हो जाता है तो हमारे संविधान के अनुसार विधायक का सबसे बड़ा एक तंत्र है, एक स्तंभ है लोकतंत्र का, जो वो कानून पास कर देता है उसको कहीं कोई चैलेंज नहीं होता। जो कोर्ट है वो तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए होती है कि वे सही प्रकार से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आखिर वो कोर्ट में क्यों गया, इसलिए गया जब विधानसभा में पास होगा तो वो सही तरीके से लागू क्यों नहीं हुआ और उसमें कमी रह गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो वो भी कानून पास नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि 80 नंबर ले जाते तो हम भी मेरिट देते, लेकिन कहीं कोई स्टैंड नहीं है, कहीं कुछ नंबर नहीं लिए गए हैं, 0 बाई 0 है। ठीक है, लेकिन रेणु साहब जो 2 अहम विषय आप लोग बार बार उठाते हैं, एक तो आप लोग किसान का हर बार जिक्र करते हैं और दूसरा आप लोग ये कहते हैं नौजवान का। नौजवान से मतलब ये कि आप उसको रोजगार दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। आंकड़े जो अभी वीरेंद्र जी भी रख रहे थे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, दोनों लोग अपने अपना पक्ष को रख रहे हैं। यहाँ पर 1,10,000 दे चुके हैं, अभी 70,000 के समथिंग और देनी है। मतलब ये आंकड़ा जस्ट डबल हो जाएगा पिछली सरकार से अगर आप तुलना करेंगे तो। कहते हैं कि रोजगार सरकारी नौकरी की यहाँ पे बात है, वहां पर ये बहुत आगे हैं। किसान की जब आप बात करते हैं तो कहते हैं कि जितनी फसलें खरीदी नहीं जाती थी उससे कहीं ज्यादा फसलें हम लोगों ने खरीदी हैं, एमएसपी पर खरीद रहे हैं और सहायता भी किसानों की हम लोग कर रहे हैं, उनको सहायता के तौर पर कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी दिया जा रहा है। ये दोनों ही विषय अगर ये सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि उस पर आप लोगों से कहीं बेहतर काम किया, तो आपको क्यों लगता है कि प्रदेश के सारे वर्ग इनसे नाराज हैं, किसान नाराज है, बेरोजगार लोग इनसे अब सवाल पूछ रहे हैं, क्यों लगता है आपको? सुनिए, देखो जहां मैं किसानों की बात करूं, इन्होंने सिर्फ ये के भाषण वीर हैं, भाषण देते हैं, प्रचारक हैं, अच्छे प्रचार अच्छा करते हैं, बोलते हैं अच्छा है, सिर्फ बोलते हैं, जुमले हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता। अभी इन्होंने कहा था कि सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, करनाल में सूरजमुखी का भाव लेने के लिए किसानों को किस प्रकार से लाठियां खानी पड़ी। उससे पहले बाजरे का एमएसपी लेने के लिए किसानों को किस प्रकार से लाठियां खानी पड़ी थी। एक नया जुमला लेकर के आए, भावांतर योजना, और उसी के आड़ में अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसान समझता है नहीं बच पाएंगे। भावांतर योजना क्या है? अभी एमएसपी का 6400 रुपए का रेट इन सरकार ने किया, 250 और बढ़ा दिया, 350 कितना बढ़ाया, लेकिन वो 6400 के लिए किसान सड़कों पर उतरे और उनको भावांतर के तहत 1000 देकर के 5700-5800 में बकाने का काम किया। तो यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है इनके लिए कि ये झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, ये रोजगार की बात करते हैं, हमने 1,10,000 को रोजगार दिया। आईजी लगभग 4 लाख की हमारी वैकेंसी है इंडिया में, टोटल जो अप्रूव्ड जो पद हैं 4 लाख में से 1,83,000 के लगभग खाली पड़ी हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं एक डिपार्टमेंट को उठाता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को उठाता हूँ, और विपक्ष नहीं उठा रहा है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। जो एक एजुकेशन कमेटी विधायकों की गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा बनाएगी, जिसके चीफ थे ईश्वर सिंह, उन्होंने रिपोर्ट दी, परसों पेपर में छपी थी उनकी रिपोर्ट 4/7/2023 को। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट 1,15,230 एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट हैं, 1,15,230, और उसमें से 25,192 पोस्ट खाली पड़ी है। 25,192 पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है। एंड दीज डाटा आर गिवन बाय ईश्वर सिंह प्रेसिडेंट कमेटी, सब्जेक्ट कमेटी।
और इसमें से भी 11,746 गेस्ट टीचर लगाए हैं इन्होंने और 1253 लगाए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 292 डेपुटेशन पर जा चुके हैं। ये एक डिपार्टमेंट का है। इसी प्रकार से हेल्थ के भी मेरे पास आंकड़े हैं। मैं ये पूछता हूँ, ये कहते हैं हमने 1,10,000 रोजगार दे दिए हैं, आखिर क्या ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आप इनको रोजगार मानते हैं? जो गेस्ट टीचर लगाए गए क्या आप उनको रोजगार में मानते हैं जो ईयरली बेस पर भर्ती किए जाते हैं? और फिर जब हमारे यहाँ इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं तो उसको भरा क्यों नहीं जा रहा है? क्यों ये सीएमआई के आंकड़ों को झुठलाने की बात करते हैं? जहां इनकी सरकार नहीं है वहां इनको लेकर के ये भी जो ना, ठीक है, ये सवाल आप लोग बार बार उठाते हैं, मैं इसका जवाब वीरेंद्र जी से लूंगा। ठीक है, मैं लेकिन उससे पहले गुलिया जी का रुख करूंगा। ठीक है गुलिया जी, आपने कहा 80% जो नंबर ला रहा है या जो 80% जिसके नंबर है उस स्टूडेंट को तो आप मानेंगे कि मेरिट में वो तो कह रहे हैं आप तो 33% पर भी नहीं पहुंचे हैं। इतने सारे उन्होंने आपके सारे वायदों को गिना दिया जो आपने मैनिफेस्टो में लिखे, तो उनमें से कितने पूरे हुए? नहीं देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, मैंने आपके सामने एक बात कही थी कि नंबर देने का अधिकार हरियाणा प्रदेश के लोगों का है। अगर मैं अपने आप को नंबर देता तो शायद 100 देता, मैं पार्शलिटी करता। और ये नंबर दे रहे हैं तो ये 33 देने का काम कर रहे हैं, तो ये भी पार्शलिटी करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये नंबर देने का अधिकार हरियाणा प्रदेश के लोगों का है। और मैंने एक चीज और कही कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्या किसान के खाते में सीधा पैसा गया, इससे किसान को लाभ हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने पिछली सरकार का तो विरोध नहीं किया था, हमने 5100 जरूर कही, लेकिन आज हम कितनी दे रहे हैं? हमने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में कितनी पेंशन बढ़ी हमारे 3 साल के कार्यकाल में, तो उससे हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को लाभ ही हो रहा है। देखिए, जो वादा 5100 का था वो आज तक पूरा नहीं कर पाए, उसकी टीस है हमारे मन में, उसको करने के लिए हम प्रयासरत भी हैं। 75% का ये कह रहे हैं लाभ, मैं कह रहा हूँ मेरे बादली में आओ मेरे बड़े भाई, मैं आपका स्वागत करूंगा। व्यक्तिगत रूप से आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप बहुत ही, विजेंद्र रेड्डी जी बहुत ही सभ्य प्रवक्ता और मर्यादित पुरुष हैं। लेकिन देखिए, पार्टी के तौर पे जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ ये किसी दिन आए, मैं स्वागत करूंगा इनका, मेरे बड़े भाई का। बादली में लगे हुए उद्योगों को, वेयर हाउसों में, चाहे वो डेंसो है चाहे पैनासोनिक है, यहाँ जैसे ही एक कानून बना तो इन कंपनियों को लगा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कानून बना दिया है तो मेरे क्षेत्र के बच्चे यहाँ उनको लेना शुरू इन कंपनियों ने कर दिया। ठेके की बात थी, देखिए जिस भी ग्राम पंचायत ने लिख करके दिया, जिस भी ग्राम पंचायत ने लिख करके दिया, उस गांव की सीमा से ठेकों को बाहर करने का काम हम लोगों ने किया। अब ये कौन सी चीज पे, किस चीज पे टिप्पणी कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हरियाणा आज सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे खरीद रहा है, और ये इतने किसान हितैषी हैं। हमारे यहाँ तो पिछले साल बाजरा 2200 रुपए बिका था भाई, राजस्थान हमारी सीमाएं लगती हैं, वहाँ 1100-1200 रुपए बिक रहा था। कांग्रेस के लोगों से भी पूछता हूँ मैं, और भी विपक्षी दलों से भी मैं पूछता हूँ, भाई विरोध प्रदर्शन करने जाना था तो राजस्थान में जाते, हम भी साथ चलते। कम से कम एक इस देश की राजनीतिक इतिहास में एक नई परिपाटी तो शुरू होती कि 2200 वाली स्टेट में तो कांग्रेस के लोग और एनएलओ के लोग विरोध कर रहे हैं, और 1100 वाली राजस्थान की जगह जहाँ बिक रहा है वहां ये अपने आप के पीठ थपथपाने में लगे। तो ये चीजें हरियाणा प्रदेश के लोग बिल्कुल इन सारी चीजों को देखते हैं कि कौन सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए राजनीति कर रहा है, या मुद्दा बनाने के लिए या सरकार को घेरने के लिए कर रहा है। हमें जितने अवसर प्राप्त हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से प्राप्त हुए। उन्होंने वोट के रूप में जो अपना आशीर्वाद दिया, जो प्यार दिया, वो अवसर दुष्यंत जी को हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद तक लेकर के गया। अब उन्होंने काम किए, अब मैं ये नहीं कह सकता, अब मैं ये नहीं कहूंगा आपके टीवी चैनल पे कि जो उन्होंने काम किया उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। देखिए, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, तो दुष्यंत जी और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, एडमेंट तो बिल्कुल नहीं है। अब हमारे यहाँ देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ नगर पालिका बना दी गई, झज्जर जिले के अंदर बादली के अंदर नगर पालिका बना दी गई। लोग दुष्यंत जी से जाकर के झज्जर में, जब उनका झज्जर में वो आए तो लोग उनसे जाकर के मिले, तो लोगों ने उनसे कहा कि देखिए हम चलिए गुलिया जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या, संपर्क मेरा आपसे टूट गया है। मैं वीरेंद्र जी का रुख करता हूं। वीरेंद्र जी डीसी महोदय को आदेश दिया
कि आप चुनाव कराएं, लोग नगरपालिका चाहते हैं तो नगरपालिका रखें, अगर नहीं चाहते तो ना रखें। लोग मैंडेट में लोग जीते जो नहीं चाहते थे, नगरपालिका को हटा दिया। तो ऐसा युवा चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या हो रही है बार बार। वीरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी 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 जी। वीरेंद्र जी क्या जवाब मैं अपनी बात रखूं? जी जी। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि सीएमआई को लेकर जो ये अनाप शनाप तरह के दलीलें देते हैं हमारे मित्र, हमने ऑफिशियली हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर भी और विधानसभा से बाहर भी मीडिया के सामने एक से अधिक बार सीएमआई द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फर्जी और हास्यास्पद आंकड़ों की धज्जियां उड़ाई हैं। कभी कोई ना उनकी तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से उन आंकड़ों को तथ्यों और तर्कों के आधार पर चैलेंज करने के लिए सामने आया। केवल टेलीविजन डिबेट्स में या भाषणों में आप जुमले उछाल दें और ये मानकर चलने लग जाएं कि आप सही हैं, तो मैं इसको उचित नहीं मानता। आखिरी निर्णय अंततोगत्वा जनता को करना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने किसान के लिए क्या किया क्या नहीं किया, इसको लेकर बहुत बार, जैसे अभी हमारे रेडू जी कह रहे थे, तमाम तरह की बातें उछाली जाती हैं। मेरा यह कहना है कि वर्तमान सरकार ने हरियाणा के या देश भर में देश के किसान के लिए जो काम किए हैं, दूसरी सरकारें, उन पार्टियों की सरकारें भी जो अपने आप को किसानों का आज तक ठेकेदार मानती रही हैं, कहती रही हैं, बताती रही हैं, उनकी तुलना में सर्वाधिक और प्रामाणिक काम करके दिखाया है। तथ्य और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। देखिए, स्वामीनाथन आयोग ये कांग्रेस के शासनकाल में गठित हुआ था। हमने उससे पहले डॉक्टर सोमपाल जी की अध्यक्षता में किसान आयोग बनाया था। कांग्रेस की सरकार आई तो उसको भंग करके इन्होंने एमएस स्वामीनाथन जी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया। किसान आयोग, एमएस स्वामीनाथन या स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कांग्रेस के कार्यकाल में, और कांग्रेस 4-5 साल तक उस रिपोर्ट पर कुंडली मार के बैठी रही। कांग्रेस पार्टी, केंद्र की कांग्रेस पार्टी बैठी रहती, चल जाता। लेकिन हरियाणा में तो हम हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बार बार पूछते हैं कि एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी बनाई थी, आप तो उसके चौधरी थे, आप उसके मुखिया थे, उसके अध्यक्ष थे। आपने, अगर आप सच्चे किसान के हितैषी होते तो मनमोहन सिंह की सरकार को विवश करते एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए। उन्होंने किया नहीं। या तो वो किसान हितैषी नहीं थे, या तो वो सच्चे किसान नहीं हैं, या फिर वो सत्ता के लोभ में किसान के अधिकार के मामले में मौन हो गए थे और मनमोहन सिंह जी से भी ज्यादा मौनी हो गए थे। दूसरी बात, हमने क्या किया, हम में और इनमें अंतर, जब हम सत्ता में आए आयुष भाई, हमने स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को लागू किया। हमने फसल बीमा योजना लागू की, बेहतर फसल बीमा योजना, पूर्व की किसी भी सरकार से अच्छी फसल बीमा योजना, खामियों को दूर करते हुए हमने उसको लागू किया। और समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना मिलेगा इस देश के किसान को, ये सुनिश्चित करने के निर्देश, आदेश, व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खड़ी की। किसान को निश्चित नगद आय, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, हरियाणा के किसान को सुनिश्चित, और देश के किसान को सुनिश्चित नकद आय उसके खाते में डालने का रास्ता पहले बंद थोड़ा ही था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, या ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। वीरेंद्र जी, हमने किसान सम्मान, एक वाक्य पूरा करने दीजिएगा, हमने किसान सम्मान निधि देश के करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में डालनी शुरू की, और एक चवन्नी की लीकेज नहीं होने देते। होती हमारी जगह कांग्रेस तो 85% इनके नेताओं, कार्यकर्ताओं और अफसरों ने पी जाना था। तो जो सरकार इतनी बेहतरी से काम कर रही है साहब, उस सरकार को किसान विरोधी कहने वाले किसानों के दुश्मन में। अब कमल हांडा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, मैं थोड़ा सा उनका रुख कर लेता हूं। कमल हांडा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। कमल हांडा जी, 2 सवाल कांग्रेस के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो संगठन से संबंधित कि संगठन आपका नहीं बन पा रहा, और दूसरा सवाल यह है कि आप लोग जिस गुटबाजी से बार बार इनकार करते हैं वही दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। और अभी भी बहुत सारे स्टेटमेंट, चाहे किरण चौधरी को हम लोग देखें, कुमारी सैलजा को हम लोग देखें, जो सवाल वो लोग उठा रहे हैं
कैसे 24 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, अगर इन सारी चीजों से आप लोग अभी भी जूझ रहे हैं तो? देखिए, मैं शुरुआत पहले मैं इनको एक कुछ बात कह के करूंगी भाजपा के प्रवक्ता को कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा। कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा। जनता को रहबर से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तो संगठन हमारा ऐसा है, 195 मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स बन चुके हैं हमारे संगठन की। जो आप बात करते हैं वो इनको क्या मतलब है, हमने कभी इनसे नहीं पूछा आपका संगठन है या नहीं है। इनको ज्यादा मतलब हमारे अंदर घुसने की जरूरत है कि अंदर कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमने तो कभी इंटरफियर नहीं करा इनका। दूसरी बात ये कहते हैं कि खट्टर साहब ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, वाकई में बहुत ईमानदारी से काम किया है। गुटबाजी किसानों 750 किसानों की शहादत हुई, बोलने दीजिएगा। कमल लांडा जी, गुटबाजी को नहीं बोल रही हैं। संगठन वाली बात, और संगठन वाली बात भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास संगठन नहीं है, ये हम स्वीकार करते हैं। आज भी नहीं है संगठन, 10 साल से नहीं बना। ये गलतफहमियां फैलाने में बीजेपी वाले बहुत एक्सपर्ट है। 195 लोगों का संगठन हमारा बन चुका है। बताइए आपका करनाल का जिलाध्यक्ष कौन है, बताइए आपका सिरसा का जिलाध्यक्ष कौन है, बताइए आपका पंचकुला का जिलाध्यक्ष कौन है, कौन सी विधानसभा का कौन प्रधान है, कौन से ब्लॉक का कौन प्रधान है। एक लिस्ट उठा के घूम रहे हैं और कौन सी लिस्ट है किसी को मालूम नहीं है आज तक। झूठ बोलते हैं और हमें झूठा कहते हैं। 700 किसान मर गए, उसकी बात नहीं करेंगे। 30 एमएलए ने 2 लाख दिए प्रभावित किसानों के परिवार को जो सत्ता में नहीं थे। 5 लाख पंजाब में दिए। आपने क्या किया किसानों के लिए? एमएसपी के नाम पर उनको लाठीचार्ज किया। कौन कर रहा है अब? इधर उधर की बात गुटबाजी पर भी बोल दीजिए कमल लांडा जी। जो आपने ठीक है, नहीं, विपक्षी होने के नाते आप बिल्कुल सवाल उठाइए, सवाल उठाने का आपका कर्तव्य है, लेकिन अपनी पार्टी में भी तो थोड़ा बताइए ना। ये गुटबाजी आप लोग कहते हैं कि नहीं है। अभी मैनिफेस्टो को लेकर के देखिए सवाल कुमारी सैलजा जी ने उठा दिए। उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं आप लोग कर रहे हैं उसके लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी है कांग्रेस के अंदर, वो मैनिफेस्टो कमेटी निर्धारित करेगी कि आपको क्या बताना है, क्या घोषणा करनी है। किरण चौधरी कह रही है कि श्रुति चौधरी को यहां से टिकट मिलना चाहिए, और उदय भान कह रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमारी जो चुनावी समिति है वो उस पर निर्धारित करेगी। तो ये आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको कैसे हम लोग देखें? सर, हमारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, सब मिलकर एक काम कर रहे हैं, सब मिलजुल कर। इनको बस ये अपना नहीं देखते, अपना घर नहीं अब भिवानी के लिए क्या किया ये सब जानते हैं। किरण चौधरी का स्टेटमेंट है, आप कहें तो सुनवा देता हूं आपको। भिवानी के लिए क्या किया ये सब जानते हैं। ये बात किरण चौधरी कह रही है, ऑन कैमरा कह रही है। उनसे हम लोग पूछ रहे हैं, आपका कांग्रेस आपके समक्ष जो आपका जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, तो कह रही है कि इस तरह की रैलियां बहुत होती हैं, आएंगे लोग जाएंगे। ये स्टेटमेंट हैं, ये बयान हैं आपकी पार्टी के नेताओं के, आप इसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं? हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, इनको क्या हमें बताने की जरूरत है? इनको जब खुद ही नहीं पता कि इनका धरातल पर क्या चल रहा है तो हमसे क्या पूछेंगे? ये एक्चुअली में घबराए हुए बहुत है। इसीलिए विपक्ष को जो है, आप देखिए ना, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपका प्रधानमंत्री जी का। भोपाल में भी कह रहे थे कि 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी रादर। भोपाल में कह रहे थे कि जो एनसीपी के जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई क्या की? उनको अपने आप में मिला लिया। सारे भ्रष्टाचारी तो आपकी पार्टी में भरे पड़े हैं। दूसरा एक वक्तव्य में और बताना चाहूंगी कि जब ये कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत के नाम पर उनको संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो एक कार्यकर्ता नोट कर पूछ लिया उनसे कि सर हम ये लोगों को कैसे बताएं कि उनको हमारी नीतियों से फायदा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए? लोगों को बताओ, डेटा से उनके 5,000 रुपए बच रहे हैं। अरे वाह, क्या मजाक है, हद ही हो गई। आप इतने मतलब जैसे मैं कहूँ कि आपका आईटी सेल भी इतना डफर और इतना क्या बोलूं गलत। कमल लांडा जी, भिवानी के लिए क्या किया भूपेंद्र हुड्डा ने? यह सवाल किरण चौधरी को क्यों पूछना पड़ रहा है? भिवानी इसी प्रदेश के अंदर है ना। करते हैं अभी राहुल गांधी के लिए क्या एफआईआर करवाई गई आपके ऊपर? भिवानी इसी प्रदेश में है कि नहीं है? अगर आप उधर से सवाल ऐसे कह रही है कि भाई आप सवाल पूछ लिया गया, तो सवाल यह है आपकी पार्टी के नेता हैं कि नहीं है? क्या कांग्रेस की प्रवक्ता आपके एक भी सवाल का जवाब दे रही हैं आयुष भाई? अब देखिए कमल लांडा जी, आप कह रही थी तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ आप उसके जवाब ही नहीं दे रही हैं, आप बच रही हैं उससे, सीधे तौर पर दिख रहा बच रही हैं। कौन से कॉलेज बनवाए? हरियाणा में 5,000 स्कूल बंद आपके टाइम में हुए। कौन से एजुकेशनल? कमल लांडा जी ऐसे नहीं, कमल लांडा जी मेरे सवालों का जवाब आप दे नहीं रही। अगर किरण चौधरी ये कहती हैं कि भिवानी के लिए क्या किया भूपेंद्र हुड्डा ने, तो इसको मैं कैसे देखूं? आपकी पार्टी की नेता और आपकी पार्टी के नेता पे सवाल खड़े कर रही हैं, इसका मतलब विकास नहीं हुआ भिवानी के अंदर? देखिए सर, ऐसी बात नहीं है, विकास हुआ है। ये कहीं ना कहीं से इनकी आदत है बीजेपी वालों की। अरे इनकी नहीं भाई, आपकी पार्टी के नेता कह रही हैं। जोड़ लेती है। मैंने
मैंने फिर वही कहा, मैं फिर दोहराऊंगी अपनी बात को कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। धरातल पर सब मिलकर ही काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग काम कर रहे हैं, कोई कहीं पर काम कर रहा अच्छा, है, कोई कुमारी कहीं पर सैलजा काम क्यों कर कह रहा रही है, हैं कि इस तरह की इलाके में घोषणाएं ना करें, मैनिफेस्टो क्या कमेटी जो करते हैं? निर्धारित करेगी तब वहां पर ये हम डिसाइड करेंगे कि हमको प्रदेश की जनता से क्या वायदे करने हैं। कुमारी सैलजा कह रही हैं इस बात को। ठीक है, तो जब मैनिफेस्टो कमेटी जब करेगी तो करेंगे कहाँ उस टाइम, उससे इनको क्या लेना देना। हमने तो नहीं पूछा कि आपने अपने मैनिफेस्टो का एक भी वायदा पूरा नहीं किया। एमएसपी के लिए किसान को सड़कों पर उतरना पड़ा। एक सेकंड, अब आयुष भाई मुझे इनसे सवाल पूछ लेने दीजिए। देखिए ये क्या कर रही है, ये दूसरों को डफर बताने वाली कांग्रेस की प्रवक्ता को ये भी नहीं पता कि वो बोल क्या रही है। मैं आयुष भाई पल भर के लिए मुझे इनसे एक बात कर जी जी पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। आयुष भाई हरियाणा की आयुष जनता भाई पल भर के लिए एक क्षण दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कमल जी ठीक है कमल आंडा जी, अब भाई सवाल भी तो सुन लीजिए ना। ठीक है, आपने बहुत सारी बातें बता दी, अब सवाल सुन लीजिए। देखिए, कमल जी ने अपनी ओपनिंग में जो टूटा फूटा लंगड़ा लूला एक शेर बोला, आखिर में वो शेर लंगड़ाता हुआ इन्हें खाने दौड़ गया। सुनिए कमल जी, अगर सुनिए देवी जी कृपया सुनिए, हे देवी कृपया सुनिए, सुन तो लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे देना, मेरे सवाल का जवाब दे दोगे अगर। आयुष भाई चलिए सवाल पूछिए वीरेंद्र जी, आप सवाल पूछिए। कमल आंडा जी थोड़ा सा मैं केवल कह रहा हूं कि जिस पार्टी पर रेत, कोयला, लोहा, मिट्टी, कागज सब कुछ खाने के आरोप लगे, वो पार्टी आज हमें उपदेश देने चली है और ये हमें लुटेरे कह रही है। और मुझे इनको ये कहना है कि कारवां के लुटेरे खुद को अब साधु बताते हैं। ये शेर पढ़ रही थी, मैं इनको जवाब दे रहा हूं कि कारवां के लुटेरे कांग्रेसी खुद को अब साधु बताते हैं। ये खाते अलग दांतों से हमें दूजे दिखाते हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनसे आपने पूछा, इनसे इनके नेताओं में इतनी खुलेआम जूतम पेजार हो रही है कि कुमारी शैलजा और किरण ये कहती हैं कि भूपेंद्र हुड्डा काहे को घोषणा पत्र कमेटी बनने से पहले अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह अपना नेता नहीं मानते, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किरण चौधरी को और कुमारी शैलजा को अपना नेता तो क्या कुछ भी नहीं मानते। सरे आम सड़क पर इनके घर की सिर्फ फुटव्वल नजर आ रही है, इनके यहाँ जूतियों में खीर बट रही है। और जब आप इनसे सवाल करते हैं कि ये क्या है मामला घोषणा पत्र वाला, जब इनसे आप पूछते हो ना, जब आप इनसे पूछते हो कि घोषणा पत्र वाला मसला क्या है, तो ये हमारे घोषणा पत्र पर आ जाती हैं। इधर उधर की बात अब ये कर रही है कि हम कर रहे हैं। रेडू साहब बताइए क्या हुआ। ठीक है रेडू साहब आपने कहा 33%, वो कह रहे हैं 80%, लेकिन कह रहे हैं कि भाई ये जनता को फैसला कर लेने दीजिए, जनता ये देगी नंबर कि हमने कितना काम किया, कितना नहीं किया। रेडू साहब बिल्कुल सही बात है, जनता ही नंबर देगी और जनता सब जानती है, समझती है। हमारे यहाँ जो हम बात रखते हैं, हम बातों को दोहरा सकते हैं और वो दोहराने का हम काम कर रहे हैं। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जनता ने ही फैसला देना है। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में रोजगार की बात चल रही थी, क्योंकि रोजगार की बात दोबारा से मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि सीएमआई को हर बात झुठलाने की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री लगनी थी, वो उठ गई। और सबसे बड़ा मुद्दा अब जो थर्मल प्लांट का चला हुआ है, जो यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल प्लांट लगना था, उससे लगभग 5 से 7 हजार युवाओं को रोजगार मिलना था। अब वो उठ करके वहां जा रहा है जहां रोजगार खत्म होने जा रहा है। इसके साथ साथ लगभग 180 करोड़ का सालाना हरियाणा प्रदेश को अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैंने एजुकेशन का रिकॉर्ड आपको बताया। अगर हेल्थ का चाहो तो मैं बिल्कुल डाटा मेरे पास है, हेल्थ में भी 50% से ज्यादा वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। एक मैं बता देता हूं, फरीदाबाद में 878 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 692 यानी कि 79% पोस्ट वैकेंट पड़ी है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं इसकी अपना
नलहाड़किन हूँ मैं, हॉस्पिटल है, 1062 पोस्टों में से 670 पोस्ट, यानी चलिए विजयन जी, अब मुझे चर्चा यही समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है, समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा है। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जो आंकड़े और जो डाटा आप लोग रख रहे हैं, इसका फैसला जनता को करना है और जनता ही ये देखेगी कि जो बातें आप लोगों ने कही हैं उन बातों को वो किस तरीके से देखती है और इस बार 2024 में क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ये भी एक अहम सवाल है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जो है